लेकिन तेगा इंडस्ट्रीज के एमडी और ग्रुप सीईओ मेहुल मोहनका साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मोहनका साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और क्विकली स्नैपशॉट जो आईपीओ रिलेटेड है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फ्राइडे को यानी कल 3 दिसंबर को तेगा का आईपीओ बंद होने जा रहा है। आज डे 2 है। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखी दिया, रिस्पांस बढ़िया है, 8 गुना अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। 443 से 453 का प्राइस बैंड, 620 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। बाकी की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। मेहुल सर, सबसे पहले तो ये समझना था ये तेगा है क्या। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तो आपके आने से पहले पढ़ रहा था भाई, स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल टू ऑपरेट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने का काम। क्या मतलब, क्या दरअसल करती है कंपनी, किसके लिए करती है? तो अगर मैं एकदम ब्रीफ में समझाऊं तो हमारी कंपनी इज अ स्पेशलिस्ट इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम रॉक। तो जैसे हर माइनिंग कंपनी में, माइनिंग इंडस्ट्री में दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। एक तो जो धरती के नीचे, जिसको हम माइनिंग कहते हैं, जिसमें से हम खान में से पत्थर निकालते हैं। और सेकंड, ये अबव ग्राउंड ऑपरेशन होता है, जहां पर हर माइन पे एक प्रोसेस प्लांट होता है। और प्रोसेस प्लांट का काम यही है कि सबसे एफिशिएंट वे में जो मेटल है रॉक में, उसको किस तरीके से निकाला जाए। और हमारा एक्सपर्टीज, हमारा इंजीनियरिंग और डिजाइन, हमारे सारे प्रोडक्ट्स आर यूज्ड उन इक्विपमेंट में विच हेल्प इन वो मेटल टू रिमूवल फ्रॉम रॉक। जैसे अगर हम आपको छोटा सा एग्जांपल दे दें, जैसे एक गोल्ड माइन में ज्यादातर माना चाहता है कि 1 टन रॉक में अगर आप 1 ग्राम गोल्ड निकाल पाए, वो इज कंसिडर टू बी अ वेरी गुड ग्रेड ऑफ दैट माइन। तो वो 1 ग्राम कैसे मोस्ट एफिशिएंट वे में वो 1 टन पत्थर में से निकालना है, वहां हमारा एक्सपर्टीज है और हमारा काम आता है। हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल होते हैं। मतलब बेसिकली फोर्ज्ड इक्विपमेंट्स टाइप कुछ होंगे क्रिटिकल। तो ये सब कंज्यूमेबल्स हैं, ये स्पेयर्स हैं। इनकी लाइफ करीब 4 महीना से 18 महीना तक है। ये रिपीट बिजनेस है। तो इसकी लाइफ खत्म होने के बाद कस्टमर को फिर खरीदना पड़ता है ये प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट के बिना वो इक्विपमेंट चला नहीं पाए। तो इसलिए वो क्रिटिकल टू ऑपरेट है। हाँ, अच्छा, शुरुआत हुई थी एक फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ, स्वीडन की एक कंपनी। कैसे ये बिजनेस आप लोग के जहन में आया, कैसे ये कोलैबोरेशन वीव हुआ, फिर ओवर द इयर्स क्यों इस स्वीडन इस प्रोडक्ट को भारतवर्ष में लाया। और हमें इस कोलैबोरेशन से निकलना पड़ा क्योंकि करीब 1998 में हमारी जो स्वीडिश कोलैबोरेटर है वो किसी और कंपनी को बिक गई। तो उस समय हमें वो ऑप्शन दिया गया था कि हम अपनी जो शेयर होल्डिंग है उस कंपनी की तेगा में, वो हम अगर खरीदना चाहे तो वो बेचने को तैयार थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, ये एन मौका है कि हम उनकी शेयर्स खरीद के हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, क्योंकि हमारी भी एक विजन थी, एक चाहत थी कि हम इंडिया के बाहर अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएं। और उस कोलैबोरेशन में हम इंडिया तक ही सीमित थे, हम इंडिया के बाहर नहीं जा सकते थे। तो इसलिए हमने सोचा कि इस कोलैबोरेशन का अंत उसी समय महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। अच्छा, इस स्पेस में आपका देश विदेश में कंपटीशन किससे है? कंपटीशन कहूं या आपका पीयर सेट कौन है? मैं पढ़ रहा था वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉलीमर बेस्ड मिल लाइन मेकर। तो जिन जिन सेगमेंट्स में आप ऑपरेट करते हैं, दरअसल किस तरह की पोजीशनिंग है तेगा की? तो ज्यादातर जैसे हमने लिखा है हमारे आरएचपी में भी कि मिल लाइनिंग, पॉलीमर मिल लाइनिंग में जो एक बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट है, जिसमें अगर 1 घंटा का अनप्लान्ड शटडाउन ऑलमोस्ट करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की उसकी कॉस्ट है अगर मिल डाउन रहे। तो उस प्रोडक्ट रेंज में हमारा वी आर सेकंड लार्जेस्ट इन द पॉलीमर साइड। हमारे कंपेटिटर या पेयर सेट विदेशी कंपनियां ही हैं, मतलब एक ही कंपनी है जो सबसे ज्यादा बड़ी है और हम compete करते हैं ग्लोबल लेवल पे। और बाकी जो कंपनियां हैं रीजनल कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं, जहां पर कंपटीशन इतनी तेज नहीं है जितनी इस बड़ी कंपनी के साथ है। ब्यूटीफुल सा जोग्राफिकल मिक्स जो है, वेल डाइवर्सिफाइड, वो आपकी स्क्रीन पे सब पे आऊंगा आगे, वो ग्राफिक्स चल रहे हैं, आप लोग वो देख सकते हैं।
अच्छा, मटेरियल हैंडलिंग, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये आपके टारगेट सेगमेंट्स हैं। किस दर से जो आपका एड्रेसेबल सेगमेंट है सर, ये बढ़ रहा है ओवर द ईयर्स, और कितना बड़ा दरअसल ये है ग्लोबली? तो अगर हम सिर्फ मिल लाइनिंग देखें, जो एक प्रोडक्ट सेगमेंट है, करीब इसका $1.7 बिलियन का करीब मार्केट साइज है। हमारे जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट साइज रफली हम एस्टिमेट करते हैं $3 बिलियन से ज्यादा। और मिल लाइनिंग में हम करीब आज के दिन हमारा मार्केट शेयर जो रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से दिखाया जाता है कि करीब 5% है। और जो बाकी प्रोडक्ट लाइंस में है उसमें हम अभी 1% से भी कम है, शायद मिनिस्क्यूल अमाउंट है। तो बहुत ही बड़ी एक सफर है यहाँ पर, लंबी सफर हमारे लिए ग्रो करने की। और हमारे पास वो एडवांटेज है कि हमारे लोग इंजीनियर्स काफी इस प्रोडक्ट लाइन में डिजाइन में बहुत ही मशहूर हैं। और हम देखते हैं कि हमारे लिए आगे कुछ सालों में ग्रोथ की बहुत तेजी और अपॉर्चुनिटी है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है मोहिल जी, जिसमें 620 करोड़ रुपए आप लोग मोबिलाइज कर रहे हो। मोटा मोटी 70-71% के आसपास उसमें से वो पीई प्लेयर है टीए एसोसिएट्स, वो पूरी तरह से एग्जिट कर रहा है। अब ये टीए एसोसिएट्स कब आए थे, कब जुड़े थे इस कंपनी से, और पूरी तरह से एग्जिट क्यों हो रहा है? टीए एसोसिएट्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे 2011 में। और उन एग्जिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जैसे जानते हैं प्राइवेट इक्विटी स्पेस में ये सारे जिनके जो फंड्स होते हैं उनका एंड ऑफ लाइफ भी एक रहता है, 10 साल, किसी का 13 साल। तो ये जिस फंड में वो टेगा को होल्ड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, दैट फंड इज कमिंग टू एंड ऑफ लाइफ। तो उनके लिए भी अब 10 साल हो गया है। बहुत ही अच्छा सफर रहा है उनके साथ, बहुत ही हमें सपोर्ट किए हैं। और अब क्योंकि मौका आ गया, अब 10 साल हो गए उनको, तो हर को एक मोनेटाइज करना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो। तो उसी हिसाब से हमने तय किया कि वो फुली एग्जिट करेंगे। अच्छा, ये पी प्लेयर के अलावा जो बचा 29-30% है, उसमें आप लोग भी अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हो। 85% से स्टेक रिड्यूस होकर 79% आ जाएगा। थोड़ा सा ये थोड़ा वैल्यू अनलॉक करने का मन था या कोई और भी कारण था सर? नहीं, इसमें हम ज्यादातर चाह रहे थे कि इशू साइज थोड़ी मीनिंगफुल हो। अगर सिर्फ टी एसोसिएट्स की स्टेक अगर हम रखते थे उस लेवल पे, तो इशू साइज थोड़ा छोटा हो जाता। और हम चाहते भी थे कि बाजार में सब हमारे जो शेयर होल्डर्स जो हमारी कंपनी को अप्रिशिएट करें, हमारा ग्रोथ स्टोरी समझें, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो इस हिसाब से हमने सोचा एज प्रमोटर फैमिली कि हम भी कुछ स्टेक इसमें रिलीज करें, कुछ शेयर्स रिलीज करें। और दिस वाज ओनली टू सपोर्ट द इशू। वैसे हम नहीं चाह रहे थे कि हम। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। बेचे, क्योंकि हमें एकदम इसमें विश्वास है कि हमारी कंपनी जो हम इतने सालों से इसको अपने खून पसीने से सींचा है, ये आगे ग्रो ही करेगी। नहीं, पार्टिसिपेट करना तो हम लोग भी चाहते हैं। कोई तरीका है क्या? 8 गुना ऑलरेडी हो गया, कल बंद होता तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। नहीं, बस पूरी देश की अच्छा, व्यापारी हूं मैं। अच्छा, हमें उस मुकाम में रखे हैं। अच्छा, पैसे की कंपनी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपने पूरा ओएफएस डोल आउट किया है। तो बैलेंस शीट का हाल क्या है तेगा का सर? कैश और डेट ऑन बुक्स कैसा स्टैकअप हो रहा है? So, हम नेट डेट नेगेटिव है, मतलब हमारे बैलेंस शीट में जो कैश है इज मोर देन द डेट। तो हमें इसलिए हमारे जो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स है, हमारे जो कैपेक्स प्लान्स है नेक्स्ट साल 2 साल में, वो हम सब अपने इंटरनल अप्रूवल से फंड कर सकेंगे। हमारे कैश फ्लोज हेल्दी हैं। तो इसने हमने सोचा कि इस वक्त प्राइमरी रेज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमारी सोच ऐसी है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम पैसे प्राइमरी में रेज करें और कंपनी में ला के बैंक में पार्क कर दें। इससे शेयर होल्डर वैल्यू इरेज होता है। तो जब हमें जरूरत होगी टू डू बिगर ग्रोथ प्लान्स या हमारे कोई इनऑर्गेनिक प्लान्स हो, तो हम जरूर मार्केट में आएंगे प्राइमरी के लिए। और जहां तक आपको, जैसे आपने कहा कि 79% हमारा होल्डिंग है, सेबी के गाइडलाइंस हमें 75 तक भी आना है नेक्स्ट 2-3 साल में। तो जरूर एक प्राइमरी इशू तो होगी इन द नियर फ्यूचर। नहीं तो अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो आपके 6 मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट नजर आते हैं, 3 इंडिया में, 3 अलग अलग ज्योग्राफीज में है, मेरे ख्याल से चिली, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। कुल कैपेसिटी कितनी है सर, और यूटिलाइजेशन लेवल्स कहां खड़ा हुआ है? आज हम करीब 55% यूटिलाइजेशन में हैं।
और हम इसको देख रहे हैं कि नेक्स्ट साल भर में हम 70-75% तक ले जाएं। और हमारे कैपेक्स प्लान भी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट डायनाप्राइम खासकर जो ग्रो करेगा उसके लिए हमें एडिशनल कैपेसिटी की जरूरत है, तो वो भी हम उस प्लान पे अभी काम कर रहे हैं और एक्शन कर रहे हैं। इस पैंडेमिक का कोई असर नहीं पड़ा क्या? क्योंकि FY21 में आपके रेवेन्यू 17-18% बढ़े, 17% का मार्जिन बढ़कर 29-30% तक पहुंचा, ये कैसे हुआ? इस इंडस्ट्री की खासियत ये है कि क्योंकि ये माइनिंग मिनरल रिलेटेड है, तो कोविड के समय हर देश में दुनिया भर में ये एक एसेंशियल सर्विस माना गया था, तो हमारे ऑपरेशंस खुले थे, माइनिंग ऑपरेशंस। और क्योंकि ज्यादातर इंडिया से हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, तो पोर्ट्स खुले थे, तो हम अपनी मटेरियल शिप कर पाए। हमारी फैक्ट्रियां यहाँ चल रही थी, और देश विदेश बाकी भी 3 ज्योग्राफीज में हमारी फैक्ट्रीज पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन इतना हार्ड नहीं था उस देशों में। तो फॉर अस मतलब बिजनेस वाज यूजुअल। हमने इस मौका का फायदा उठाया कि हम शिप कर पाए प्रोडक्ट्स को। और जैसे हमने कहा क्रिटिकल टू ऑपरेट है, तो ज्यादातर जहां तक कस्टमर की मशीनें अगर काम कर रही हैं उन्हें हमारा प्रोडक्ट चाहिए, हमारे बिना वो चला नहीं सकेंगे मशीन्स को। तो इसका हमको इस पे इम्पैक्ट पड़ा कोविड का पॉजिटिवली। नहीं तो मैं पूछने वाला था, अगर कोविड का इम्पैक्ट पड़ा, अगर नहीं पड़ता तो और भी अच्छी ग्रोथ हुई, आपके कोई असर ही नहीं पड़ा कोविड का। फिर जाते आते FY21 के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद इस बार Q1 में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठंडा पड़ता हुआ, मार्जिन 14% पे, मुनाफा 12 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में। ये सीजनैलिटी एट प्ले है या कुछ FY21 के बाद मोमेंटम स्टीम थोड़ा सा लूज आउट हो रहा है? नहीं, ये हमारा रेगुलर साइकिल है। अगर हमारी फाइनेंशियल देखिए लास्ट एकदम 20 साल के भी, तो हमारे बिजनेस में क्योंकि हमारी 86% ऑफ माय टोटल टॉप लाइन इज जनरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर वो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ज्यादातर जैसे हम जानते हैं विदेश में लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से काम करते हैं, और हमारा फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च, और वहां पर सब लोग जनवरी टू दिसंबर टू जनवरी काम करते हैं। तो उस हिसाब से वो उनकी बजटिंग के हिसाब से, उनके ऑर्डर साइकिल के हिसाब से, और ज्यादातर मोस्ट मेंटेनेंस का काम भी सर्दियों में होता है, तो ऑर्डरिंग साइकिल ही ऐसा बनता है कि हमारा H2 जनरली इज मच स्ट्रॉन्गर देन H1। तो Q1 थोड़ा सा हमारा म्यूटेड रहता है, और Q2 से पिकअप करते हुए Q3 Q4 में बड़ी तेजी आती है। ये हमारा रेगुलर साइकिल है। बिल्कुल ठीक, समझ गया आप। ये मेहुल सर, जाते जाते ये टेगा नाम कहां से आया? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मेरे पिताश्री ने ये कंपनी शुरू की थी, तो उस समय हमारे एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी थी टेक्नो के नाम से, और जो हमारे कोलैबोरेटर उनका नाम स्केगा था। तो दोनों मिलके डिसाइड किए कि हम अपनी पहले 2 अक्षर टेक्नो के ले लेते हैं और 2 अक्षर स्केगा के ले लेते हैं, उसको जोड़ के टेगा बना दिया। समझ गया। तो यही हमारा हिस्ट्री है टेगा के नाम। जब से आईपीओ का नाम सुना था, मैं सोच रहा था आप जब भी मुलाकात होगी पूछना है मुझे आपसे, आज समझ में आ गया। चलिए, बेस्ट विशेस इस आईपीओ के लिए सर। अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी मिल रहा है, अब जब लिस्टिंग होगी तब आपसे आगे की फाइनेंशियल्स पे बात करूंगा। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश सर, ये टेगा इंडस्ट्रीज क्या करना है? बिल्कुल सब्सक्राइब करना है। उसके पहले मैं ये कहूँ कि ये जो आपने टेगा का एक्सप्लेनेशन पूछा ना नामकरण का, दैट वाज टू इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा। टेगा जब से, पता है राजेश सर, आप आए तो बता सकता हूँ, ये जब से तेगा का नाम सुना है ना, मैं नीरज बागची को बताते रहता हूँ, मुझे वो अंदाज अपना में, ये तेजा तेजा क्या है, ये तेजा तेजा, वो डायलॉग याद आता रहता, घूमता रहता मेरे जहन में। सही बात है। हाँ, आईपीओ में क्या करें, सब्सक्राइब करेगा? नहीं, बिल्कुल सब्सक्राइब करना है। कंपनी पे आए तो देखिए, जो मिनरल माइनिंग और बल्क सॉलिड हैंडलिंग इंडस्ट्री को केटर करती है ना, उसमें इनकी पहुंच बहुत अच्छी बनी हुई है। बहुत से क्लाइंट्स तो 10-10 साल से इनके पास है, और हाई रिपीट ऑर्डर रेवेन्यू है। मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में 17 से 29% है, जो कि बहुत अच्छा कहा जा सकता है। 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट है, कुछ टाइप्स है इनके यूके की कंपनी वगैरह के साथ में, जर्मनी की कंपनी के साथ में। और सबसे अच्छी बात है, जो कंपनी का फोकस अब सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर हो गया है ना अक्रॉस ज्योग्राफीज, वो आने वाले दिनों में अच्छी बढ़त दे सकता है। अभी जो जून के ऑर्डर बुक है मेरे पास, उसमें 316 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो जो अपर बैंड ऑफ द प्राइस है उस पर 19 की पी पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये इशू पूरी ओएफएस है, तो कंपनी में कोई पैसा आएगा नहीं, बट कंपनी में माने निवेश के लिए बहुत ही उम्दा कंपनी है। तो पैसा लगाना है, मतलब लिस्टिंग गेन्स के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी?
जी बिल्कुल। ये ऑर्डर बुक पूछना भूल गया, ये मेहुल सर है क्या डायरेक्टर साहब? दिखाएं अगर स्क्रीन पे है तो। मेहुल सर, इस समय की करंट ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग कितनी है? इस वक्त सितंबर के हिसाब से हमारी ऑर्डर बुक करीब 500 के करीब। अरे वाह, तो जून का जो डेटा दे रहा था उससे तो बढ़िया अट्रैक्शन। चलिए मेहुल सर, थैंक यू सो मच। लकीली आप जुड़े हुए थे तो मैं पूछना भूल गया था। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लिस्टिंग गेन्स हो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से थम्स अप आता हुआ, सब्सक्राइब करने का कॉल। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर शैल सर और वीरू से करेंगे बातचीत।